हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर पब्लिक में कोई मास्क नहीं पहन रहा है इन द प्रेजेंट कोविड-19 सिनेरियो तो वो कौन सा आर्टिकल वायलेट कर रहे हैं। इज इट आर्टिकल 21, 14, 32 और 15। तो अगर आपने ये सारे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपका आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका आर्टिकल 21 किस चीज से डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है जी, तो जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ वाला जो क्लॉज है उसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल 21 आपका वैलिड है। आर्टिकल 14 आपको पता ही होगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 32 के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जिसमें आपकी राइट्स आती हैं। और आर्टिकल 15 आपका बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टे लगाया है जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जिसके चलते उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसे सोशल सर्विस ड्यूटी, एक मैंडेटरी ड्यूटी देनी पड़ेगी कोविड केयर सेंटर्स में। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें विगरसली एनफोर्स करने हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए हैं फॉर मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ मास्क एंड कीपिंग सोशल डिस्टेंसिंग टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 डिजीज। ठीक है जी, तो जो व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे हैं पब्लिक में तो बेसिकली वो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ अदर सिटीजन ऑल्सो, जो कि आपका आर्टिकल 21 है। ठीक है जी, तो इसमें सॉलिसिटर जनरल है जो गुजरात के, उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो वेल इंटेंशन था, बट इस तरीके का अगर कोई वो ऑर्डर पास कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन की जाती है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो काफी सिवियर होंगे। ठीक है जी, गुजरात स्टेट पुलिस 1000 रुपीज का फाइन तो लगा ही रही है उन व्यक्तियों पे जो पब्लिकली मास्क नहीं पहन रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है गुरसिमरन सिंह नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आपने रिसेंटली ही न्यूज में सुना होगा। ये आपके किस चीज से रिलेटेड है? क्या ये कोविड-19 से रिलेटेड है, या माइनिंग लीजेस से रिलेटेड है, या पैसिव यूथेनेशिया से रिलेटेड है, या आपका सेक्शन 377 से रिलेटेड है? रिसेंटली अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये आपका कोविड-19 से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका कोविड-19 से रिलेटेड। जो गुरसिमरन सिंह नरूला जी हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन करते हुए कि जो डिसइंफेक्शन टनल्स हैं या फिर जो डिसइंफेक्टेंट्स का स्प्रे किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, उसकी क्या एफिकेसी है टू प्रिवेंट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ठीक है जी, इसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उन्होंने ये कहा है कि जो स्प्रेइंग हो रही है डिसइंफेक्टेंट्स की ऑन ह्यूमंस दैट कैन कॉज बोथ फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल हार्म। और साथ के साथ ये भी कहा है कि उन्होंने किसी भी एडवाइजरी या गाइडलाइंस में ये इशू नहीं किया है अबाउट द इंस्टॉलेशन, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट टनल्स टू स्प्रे, फ्यूमिगेट केमिकल और ऑर्गेनिक डिसइंफेक्टेंट्स इन वर्क स्पेस और पब्लिक स्पेसेस। और जो भी ये स्प्रे किया जाता है डिसइंफेक्टेंट, इसकी वजह से जो स्किन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है अटल भूजल योजना के बारे में और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ इनकरेक्ट हैं। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट बात हो रही है कि आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकंड में कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका 100% फंडेड है बाय द वर्ल्ड बैंक। तो दो स्टेटमेंट्स हैं रिलेटेड टू अटल भूजल योजना, आपको बताना है कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली यहाँ आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की नहीं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की स्कीम है। ठीक है जी, और रही बात सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, तो ये आपका 100% फंडेड नहीं है वर्ल्ड बैंक द्वारा। इसमें वर्ल्ड बैंक का योगदान है वो बेसिकली 50% ही है, वो भी एज अ लोन। तो रिसेंटली ही लॉन्च की गई है स्कीम और ये आपके 5 साल तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। टोटल इसका जो बजट रखा गया है वो 6000 करोड़ का रखा गया है, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि 50% वो आपका वर्ल्ड बैंक लोन की फॉर्म में होगा और बाकी का जो 50% होगा वो सेंट्रल सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो उससे सेंट्रल सरकार ही रिपे करेगी विद इन सम टाइम पीरियड। इसमें जितना भी वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिल रहा है या फिर जितनी भी जो सेंट्रल असिस्टेंस है, सारा का सारा
ये स्टेट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा एज ग्रांट्स। बेसिकली जो आपकी स्कीम इंप्लीमेंट करेगी ये बेसिकली थ्रू वेरियस इंटरवेंशंस होगी या अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है जी। जो पुरानी स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स हैं, उनकी कन्वर्जेंस करेंगे, उसी तरीके से ये इंप्लीमेंट की जाएगी। अगर एम के बारे में बात करें तो ये जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लागू की गई है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी एरियाज इन 7 स्टेट्स। ठीक है जी, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स में प्रायोरिटी बेसिस पे इंप्लीमेंट की जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली आपके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट और दूसरा है इंसेंटिव कंपोनेंट। ठीक है जी, तो जो इंसेंटिव कंपोनेंट है उसमें क्या होगा कि जो जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें और इंसेंटिव्स मिलेंगे, ताकि जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन को और बेहतर कर सकें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम बेसिकली क्या है और आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। ठीक है जी, तो जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती है तो उसमें जितनी भी कंट्रीब्यूशन होती है वो 100% केंद्रीय सरकार की ही रहती है। ठीक है जी, बट जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम रहती है उसमें बेसिकली डिवाइड कर दी जाती है कंट्रीब्यूशन, जैसे कि 50-50 में डिवाइड कर दिया जाए या फिर कोई और रेशो भी यहाँ फॉलो की जा सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए कुछ और रेशो होती है। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना काफी जरूरी है। और जितनी भी स्कीम्स हैं आपकी उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफी बार आते हैं कि वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आई होप आपको यहाँ डिफरेंस पता लग गया हो। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू अटल भूजल योजना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं OIC के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और आपसे पूछा जा रहा है इन ऑप्शंस में से कौन कौन सी आपकी मेंबर कंट्रीज हैं। 4 कोड्स यहाँ मेंशन्ड हैं। काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी ब्रुनेई, मालदीव्स, यमन, सोमालिया और UAE OIC की मेंबर कंट्रीज हैं। सीरिया भी पहले मेंबर कंट्री होती थी बट इसे सस्पेंड कर दिया गया था। सो कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, क्वेश्चन कहाँ से बना है, तो इंडिया ने रिसेंटली ही जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है उन्होंने जो कुछ फैक्चुअली इनकरेक्ट या और जो अनवारंटेड रेफरेंस दिए हैं रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इन द रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड बाय द ग्रुपिंग्स एट मीटिंग इन नाइजर, इसमें इंडिया ने ये कहा है कि जो यूनियन टेरिटरी है वो बेसिकली इंटेग्रल और इनएलिनेबल पार्ट है हमारे देश का। ठीक है जी, सो OIC के बारे में बात करें तो एक तरीके की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी जेदा, सऊदी अरेबिया में इन मई 1971। जितनी भी इसकी मेंबरशिप कंट्रीज हैं उनकी सबकी नेम्स यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है, बेसिक साइम इनका यही है कि जो इस्लामिक सॉलिडारिटी है उसे प्रमोट किया जाए बाय कोऑर्डिनेटिंग सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल एक्टिविटीज। बेसिकली अंडर द बैनर ऑफ स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम्स, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये प्लेज करती है टू एलिमिनेट रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली इन रिगार्ड टू पैलेस्टीनियंस। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि आप इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज एजेंसी हो गया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो गया, इस्लामिक सॉलिडारिटी फंड, वर्ल्ड सेंटर फॉर इस्लामिक एजुकेशन। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो बेसिकली इजिप्ट को सस्पेंड कर दिया गया था इसमें 1979 में जब उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इसका नाम है कैंप डेविड अकॉर्ड्स विद इजराइल। ठीक है जी, बट 1984 में इन्होंने दोबारा इस ऑर्गेनाइजेशन को रिज्वाइन कर लिया था। सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया था 2012 में बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस गोइंग ओवर देयर। ठीक है जी, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के पास इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप है। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू OIC। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बात हो रही है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय। पहली ऑप्शन है आपकी ल्यूथरन वर्ल्ड रिलीफ, सेकंड है आपकी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, थर्ड है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर अफ्रीकन लीडर्स मलेरिया अलायंस। ठीक है जी, 4 ऑप्शंस हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, रिसेंटली ही रिपोर्ट रिलीज की गई है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली इसमें आपकी ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज की गई है। बेसिकली इस रिपोर्ट के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड की गई है ऑन ग्लोबल एंड रीजनल मलेरिया डेटा एंड ट्रेंड्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड एलिमिनेशन एंड सर्वेलेंस। ठीक है जी, इस रिपोर्ट के द्वारा इंडिकेट किया गया है कि इंडिया ने काफी कंसिडरेबल प्रोग्रेस दिखाई है इन रिड्यूसिंग इट्स मलेरिया बर्डन। अगर केसेस के बारे में बात करें तो ग्लोबली 229 मिलियन केसेस हैं, और अगर एनुअल एस्टिमेट के बारे में बात करें तो वो आपका अनचेंज्ड ही रहा है पिछले 4 सालों से। नंबर ऑफ डेथ्स के बारे में बात करें तो आपकी यहाँ डेटा मेंशन्ड है कि 2019 में आपकी 4,09,000 तक
था और 2018 में आपका 4,11,000 तक था। ठीक है जी। तो रिपोर्ट ने ये नोटिस किया है कि जो सबसे ज्यादा आपकी हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज हैं, कुछ 11 कंट्रीज हैं, उनकी नेम यहाँ मेंशन्ड है। ठीक है जी। तो बेसिकली सिर्फ यही 11 कंट्रीज दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ द ग्लोबल एस्टिमेटेड केस बर्डन। ठीक है जी। और इन्हीं से 11 कंट्रीज में 71% ऑफ द ग्लोबल एस्टिमेटेड डेथ्स हैं मलेरिया की वजह से। तो मतलब इन कंट्रीज में काफी जरूरत है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी काफी जरूरत है कि इन कंट्रीज की जितनी ज्यादा हो सके उतनी मदद की जाए। बाकी फैक्ट्स के बारे में बात करें कि बेसिकली जो इसमें आपका एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस होता है एपीआई, द नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, तो इंडिया ने सस्टेन किया है अपना एपीआई लेस देन 1 सिंस 2012। और अगर इंडिया से रिलेटेड बात करें तो जो परसेंटेज ड्रॉप है मलेरिया केसेस में वो आपका 71.8% है और डेथ्स में बेसिकली 73.9% है बिटवीन 2000 टू 2019। इंडिया के स्टेट्स के बारे में बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय और मध्य प्रदेश। ठीक है जी। ये आपके सबसे ज्यादा हाईली एंडेमिक स्टेट्स हैं विच अकाउंट्स फॉर नियरली 45.47% ऑफ मलेरिया केसेस इन 2019। और इन्हीं 5 स्टेट्स में आपकी जो मलेरिया डेथ्स के लिए जो अकाउंट करते हैं वो आपका 63.64%, जो कि बहुत ज्यादा है। तो केंद्रीय सरकार को यहाँ जरूरत है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें, जो भी इसमें एसेंशियल मेजर्स हैं वो लिए जाएं ताकि इस डेटा को हम और बेहतर कर सकें। ठीक है जी। सो ये आज के आपके 5 क्वेश्चंस थे। आई होप आप में से सभी ने इसमें अच्छा स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इन 5 क्वेश्चंस को डेली अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।